नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होमनिस्टी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग आपके लिए यहाँ पर स्टैटिक्स का रिवीजन बैच लेकर आए हैं और यहाँ पे हम लोग दोस्तों आपको बारी बारी से यूनिट 1 यूनिट 2 करके सभी चीज़ों को यहाँ पे अपने रिवीजन बैच में शामिल करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और पर डे हम लोग आपको जो भी यूनिट लेके आएंगे उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कराएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो अपने यूनिट 1 में चीज़ों को समझने वाले हैं तो उसमें सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पर स्टैटिक्स के डिफिनीशंस के बारे में समझेंगे। फिर हम लोग स्टैटिक्स के फंक्शंस को देखेंगे। इसके मेथड्स और फंक्शंस एक ही हैं दोस्तों, तो इस पर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे दोस्तों। फिर हम लोग यहाँ पे दोस्तों इसके लिमिटेशंस को देखेंगे कि क्या स्टैटिक्स की सीमाएँ हैं। फिर आपके यहाँ पे डिस्ट्रस्ट एंड मिसयूज स्टैटिक्स के क्या क्या हैं या इसके अविश्वास और दुरुपयोग क्या हैं इसको समझेंगे। और अंत में हम लोग इसके यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो भी आपके एग्जाम के पर्पज़ से संभावित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो डिफिनीशंस स्टैटिक्स के समझने से। सर्वप्रथम दोस्तों हम लोग स्टैटिक्स को जो डिफ़ाइन किया गया है दोस्तों, यहाँ पे दो आधारों में डिफ़ाइन किया गया है। पहला हम लोग स्टैटिक्स को प्लूरल वे में समझते हैं या बहुवचनों में समझाया गया है स्टैटिक्स को, और दूसरे तरीके में हम लोग सिग्नल या आपका एक वचन में चीज़ों को स्टैटिक्स को समझाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे स्टैटिक्स को दो आधारों में समझाया गया है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है दोस्तों। जो विद्वान गण लोग थे ये स्टैटिक्स को अलग अलग आधारों में समझाया गया है। तो जैसे कि हम लोग हर परिभाषा को ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच में समझते हैं, वहाँ यहाँ पर आपका स्टैटिक्स को प्लूरल और सिंगुलर वे में डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे जो प्लूरल वाले जो विद्वान थे उसमें से यहाँ पे बाउले हैं, यूल कैंडेल है, कॉर्नल है, वेबस्टर है, नसेक्रिस्ट हैं। ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पे केवल आपको एक यहाँ पे विद्वानों का नाम लिखने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब आप लोग इस विद्वानों के कोटेशन को पढ़ेंगे, क्योंकि कोटेशन से क्वेश्चन आते हैं, जो विद्वान के कोटेशंस हैं, कथन हैं, उनको देख के पूछ लिया जाता है कि ये किस विद्वान का है। तो वहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ छांटने में आसानी होगी कि अगर वो बहुवचन भाव पैदा करता है तो उसमें से यही राइटर्स होंगे, और अगर वो एक वचन भाव पैदा करेगा कथन तो उसमें ये राइटर्स ही होंगे। तो यहाँ पे हम लोग इससे अभी संबंधित आपके डिफिनेशन देखेंगे भी। तो यहाँ पे सिंपली आपको डिफिनेशन में ये दो आधार को समझना है, प्लूरल और सिंगुलर। अब यहाँ पे दोस्तों जो डिफिनेशन स्टैटिक्स की है उसको प्लूरल में यहाँ पे जो समझाया गया है उसमें तथ्यों के संख्यात्मक विवरण के रूप में समझाया गया है। मतलब दोस्तों क्या है कि सांख्यिकी को प्लूरल वे में या बहुवचन में डाटा या समांकों या तथ्यों के संख्यात्मक विवरण के रूप में परिभाषित किया गया है, या हम लोग इसको इंग्लिश में स्टैटिकल डाटा के रूप में डिफाइन किया गया है। वहीं दोस्तों सिंगुलर वे में या इसको एक वचन में इसको सांख्यिकी विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है, या इसे हम लोग विश्लेषणात्मक सांख्यिकी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन समझने वाली बात है उसमें आपको केवल ये याद रखना है कि जो डाटा है वो आपका प्लूरल होता है, एक वचन कभी नहीं होता है। अगर डाटा लिखा है तो उसे हम लोग समझेंगे कि ये ग्रुप ऑफ डाटा है, चाहे वो लिखा हो चाहे ना लिखा हो, उसको हम लोग समांक को हमेशा हम लोग तथ्यों के संख्यात्मक विवरण के रूप में ही देखते हैं। इसीलिए दोस्तों जो प्लूरल वे में स्टैटिक्स को समझाया गया है उसे तथ्यों के संख्यात्मक विवरण के रूप में ही डिफाइन किया गया है। वहीं दोस्तों सिंगुलर में उन समांकों को जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनकी मदद से इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लोग सांख्यिकी विज्ञान कहते हैं, और इसे एक वचन में समझाया गया है। दोस्तों यहाँ पे चीज़ों को समझिए दोस्तों कि जो डाटा होता है वो आपका स्टैटिक्स का जो परिभाषा देता है वो बहुवचन के रूप में देता है, और इस डाटा पर जो काम होगा, जिसकी मदद से काम होगा, उस चीज़ को अगर हम लोग समझेंगे तो वो आपका क्या होगा, सिंगुलर वे में सांख्यिकी विज्ञान के व्यू में समझते हैं। तो ये आपको दो आधार यहाँ पे अलग अलग समझना जरूरी है दोस्तों। तो ये चीज़ हमको आशा है आपको ये दोनों चीज़ का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा कि क्या ये तर्क है दोनों को अलग अलग समझाने का। अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट्स यहाँ पे परिभाषाएं जिससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कथन देकर, तो सर्वप्रथम बाउले बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनके जितने भी कथन आपको बुक में मिले इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस कथन
देकर उनके बारे में पूछता है कि ये कथन किसका है। तो यहाँ पे हम मुख्य मुख्य जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें से सर्वप्रथम आपका सांख्यिकी गणनाओं का विज्ञान, ये बावले महोदय ने कहा था। फिर आपका दूसरा है सांख्यिकी को माध्यों का विज्ञान कहा जाता है, ये भी बावले महोदय ने कहा था। माध्यों का विज्ञान, ये चीज़ कोटेट कर लीजिएगा दोस्तों। फिर आपका सांख्यिकी वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर उसके सभी रूपों को मापन करती है, ये भी बावले ने कहा है। दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश हिंदी ना कहिएगा, नॉर्मली सा ये कोटेशन है, इसको आप लोग हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों में समझ सकते हैं। फिर बॉडीगटन ने क्या कहा था दोस्तों कि सांख्यिकी अनुमान तथा संभावनाओं का विज्ञान है। मतलब दोस्तों आपका जो भी प्रोबेबिलिटीज़ है या आप कह सकते हैं फॉरकास्टिंग है, वही आपका क्या है, स्टैटिक्स है, ये बॉडीगटन ने समझाया था। फिर वहीं कॉन्स्टेंट एंड काउंटेंट ने क्या कहा था, तो इन्होंने पूरा मेथड्स को या फंक्शंस को लेकर ही आपका स्टैटिक्स को डिफाइन कर दिया था। तो संख्यात्मक तथ्यों के संकलन मतलब कलेक्शन, प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंटेशन, विश्लेषण माने एनालिसिस एवं निर्वचन माने इंटरप्रिटेशन करना ही क्या है, सांख्यिकी है। ये कौन कहा था, आपका कॉन्स्टेंट और काउंटेंट ने कहा था। तो ये तीन लोगों का परिभाषा आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा जो हम लोग यहाँ पे आपके लोगों का नाम लिखे हैं, विद्वानों का, इनके जो भी आपको डिफिनीशंस मिले वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कथन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जनरली हर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड करके पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोगों को किसी भी चीज़ों को छोड़िए नहीं, क्योंकि संभवतः कहीं से भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। फिर अगर हम लोग आगे देखें फंक्शंस या मेथड्स के बारे में, तो सांख्यिकी के जो भी कार्य या रीतियाँ हैं वो मुख्य रूप से यही 6 रीतियाँ हैं, यही 6 कार्य हैं। इसको हम लोग डिटेल में अपने वीडियो में समझाए हैं दोस्तों। अगर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में समझना है दोस्तों, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और स्टैटिक्स वाले प्लेलिस्ट में हम सारी चीज़ों को डिटेल में डिफाइन किए हुए हैं। वहाँ पे आपको बाखूबी रूप से चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग सर्वप्रथम जो फंक्शन देखते हैं, मेथड देखते हैं स्टैटिक्स में, उसमें हम लोग सर्वप्रथम संकलन का कार्य करते हैं या कलेक्शन ऑफ डाटा का कार्य करते हैं। फिर उस कलेक्ट किए गए डाटा को हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं या व्यवस्थित करते हैं। फिर उसको हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं, उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। फिर उसका एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। फिर उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं और अंत में हम लोग उस इंटरप्रिटेशन के आधार पर कुछ पूर्वानुमान लगाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग ये 6 कार्य हम लोग सांख्यिकी में सामान्यतः करते हैं। इन 6 कार्य को आप लोग सीक्वेंस में याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी आपको सीक्वेंस में हटाकर चीज़ों को आपको सीक्वेंस में रखने के लिए क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, या इसमें से कुछ चीज़ों को देकर कुछ अलग चीज़ों को आपको दे दिया जाए, उसमें से और चीज़ों को छांटने के लिए दे सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप। फिर आपका यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग इसको डिटेल में थोड़ा सा देख लें, तो यहाँ पे हम कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में अगर समझें, तो 2 तरीके से डाटा का कलेक्शन होता है, जैसा कि हमने आपको बहुत बार बताया है। एक होता है आपका प्राइमरी डाटा के रूप में और दूसरा आपका सेकेंडरी डाटा के रूप में हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं। अब ये प्राइमरी डाटा क्या होता है दोस्तों, तो जो रिसर्चर या सर्वे करने वाला व्यक्ति अपने जो भी डाटा का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, उसका उद्देश्य होगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी डाटा कलेक्ट खुद करेगा, स्वतः जाके करेगा, तो वो सारे डाटा को हम लोग प्राइमरी डाटा की श्रेणी में रखते हैं। और इस डाटा को कलेक्ट करने के लिए, इस प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए सामान्यतः वो क्वेश्चनियर या शेड्यूल का इस्तेमाल करता है। क्वेश्चनियर दोस्तों क्या होता है कि इसमें आपको कुछ प्रश्न दिए होते हैं जो कि सामने वाले पक्षकार से या जिससे हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं उसको देते हैं और उसको उस चीज़ों के बारे में अपना चीज़ें या तर्क देने के लिए कहते हैं। बट दोस्तों जो शेड्यूल होता है वो शेड्यूल आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का भी हो सकता है दोस्तों, या कथन टाइप का भी हो सकता है, पर इसको भरने का काम दोस्तों खुद रिसर्चर द्वारा होता है या सर्वे जो कर रहा था खुद स्वतः भरता है, पर क्वेश्चनियर जो होता है वो सामने वाला व्यक्ति ही भरता है। तो ये 2 आधार होते हैं आपके क्वेश्चनियर और शेड्यूल प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए। अगर हम लोग सेकेंडरी डाटा की बात कर लें दोस्तों, तो सेकेंडरी डाटा वो डाटा होते हैं जो किसी अन्य उद्देश्य के लिए इकट्ठे किए गए होते हैं, कलेक्ट किए गए होते हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मतलब जैसे अगर हम लोग दोस्तों भारत का जो जनगणना होता है, उस जनगणना का जो पहली बार हम लोग अगर उसकी जनगणना की जा रही है तो वो प्राइमरी डाटा के अंतर्गत होगा। बट अगर हम लोग उस डाटा के आधार पर कुछ तर्क निकालते हैं, कोई
दूसरा व्यक्ति कुछ उससे कुछ निकालता है निष्कर्ष, तो वो सेकेंडरी डाटा के रूप में उसको इस्तेमाल करता है दोस्तों। ये आपका दोस्तों सेकेंडरी डाटा कहीं से भी आप प्राप्त कर सकते हैं जहाँ से आपका उद्देश्य पूरा हो, तो चाहे वो न्यूज़पेपर हो, आर्टिकल हो कोई पब्लिश, या जर्नल हो रिसर्चर द्वारा खुद का, या आपका सरकारी गवर्नमेंट के वेबसाइट से कुछ डाटा मिल जाए आपको, जैसे NSO हो, CSO हो, MOSPI से, या आपके PIB से कोई डाटा आपको मिल जाए। तो ये सारे डाटा कहीं और से आप प्राप्त करके अपने आपके रिसर्च के लिए जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सारी डाटा को हम लोग सेकेंडरी डाटा की श्रेणी में रख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों कलेक्शन ऑफ डाटा को हम लोग 2 आधारों पे करते हैं। प्राइमरी के लिए हम लोग क्वेश्चनर और शेड्यूल का इस्तेमाल करते हैं, और सेकेंडरी के लिए आप जो भी कुछ कहीं से भी आपका न्यूज़पेपर, आर्टिकल, जर्नल या आपके गवर्नमेंट्स जो आर्टिकल्स हैं उसका कहीं से भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके कलेक्शन ऑफ डाटा हो गए। दूसरे स्टेप में हमने जैसे आपको बताया कि हम लोग उस डाटा जो कलेक्ट किया गया है उसको हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर दोस्तों प्राइमरी होता है तो प्राइमरी डाटा को तो ऑर्गेनाइज करने में बहुत समय लगता है, और उसमें आपका समय और धन दोनों बहुत ज़्यादा व्यय होते हैं। पर जो आपके सेकेंडरी डाटा होते हैं वो पहले से ऑर्गेनाइज होते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ लड़ने की या झगड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि मतलब उसमें जूझने की ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं होती है। वो स्वतः बने बनाए पके पकवान की तरह होते हैं, और आप उसको केवल इस्तेमाल करना होता है दोस्तों। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में ये केवल तभी होता है दोस्तों जब आप लोग प्राइमरी डाटा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या प्राइमरी डाटा के अकॉर्डिंग आपने डाटा को कलेक्ट किया है। तो इसमें दोस्तों हम लोग सर्वप्रथम उस डाटा के जो कलेक्ट किया गया है उसकी हम लोग वैलिडेशन के बारे में समझते हैं। अब ये वैलिडेशन क्या होता है, वैधता क्या होती है दोस्तों, तो सिंपल सा आप लोग इस एग्जांपल से समझ जाइए कि अगर आप किसी गांव का डाटा कलेक्ट किए हैं किस उद्देश्य के लिए, वहाँ की साक्षरता के बारे में, तो अगर हम लोग जो डाटा कलेक्ट किए हैं वहाँ पर वो व्यक्तियों की साक्षरता के संबंधित ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हम लोग जाकर वहाँ की गरीबी के बारे में या वहाँ के आय के बारे में डाटा कलेक्ट करें। अगर वो आय के बारे में डाटा कलेक्ट किया गया है और हम लोग साक्षरता के बारे में निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, तो वो हमारे लिए डाटा वैध नहीं कहलाएगा। यही वैधता होती है दोस्तों। तो मतलब जिस उद्देश्य के लिए हम लोग डाटा कलेक्ट किए हैं, क्या वो उद्देश्य की पूर्ति उस डाटा से होगी, यही वैलिडेशन का काम होता है। तो सर्वप्रथम हम लोग वैलिडेशन का ही काम करते हैं दोस्तों। आपको बहुत जगह एडिटिंग का पहला काम मिलता होगा, तो ये आपका गलत है। सर्वप्रथम अगर आपको खुद तर्क लगाइए कि अगर वो डाटा वैध ही नहीं है तो उसको एडिट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आपको उसको छांटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो सर्वप्रथम उस डाटा को वैलिडेशन का ही काम करते हैं। फिर हम लोग सेकेंड स्टेप पर यहाँ पे उसका एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग आप लोग जानते होंगे, जैसे फिल्मों की एडिटिंग होती है, उसमें कुछ कटाई छटाई होती है, तो उसी चीज़ को हम लोग एडिटिंग कहते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे डाटा को भी कुछ काटते छांटते हैं, जो हमारे काम का नहीं होता उसको हटा देते हैं, और जो काम का होता है उसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर जो भी एडिटिंग होने के पश्चात हम लोग सेकंड स्टेप पर आपका क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको वर्गों में विभाजित कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग पुरुषों में विभाजित कर लिए, स्त्रियों में विभाजित कर लिए, अलग अलग उम्र के आधार पर विभाजित कर लिए, साक्षरता के आधार पर विभाजित कर लिए, असाक्षरता के आधार पर विभाजित कर लिए। तो ये वर्गीकरण भी बहुत आधारों पर होता है दोस्तों, एकल होता है, बहुगुणी होता है। तो इस पे डिटेल में हम लोग चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर हम लोग केवल स्टेप को आपको बता रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग ये सारी चीज़ों को करते हैं। तत्पश्चात हम लोग यहाँ पे अंत में टेबुलेशन का काम करते हैं आपके समांकों की व्यवस्था में। टेबुलेशन का मतलब दोस्तों हम लोग रो और कॉलम में डाटा को रख लेते हैं। रो का मतलब यहाँ पे दोस्तों आपका स्टब से होता है, और कॉलम का मतलब यहाँ पे कैप्शन से होता है। तो रो मतलब स्टब और कॉलम मतलब कैप्शन। तो टेबुलेशन का मतलब ही होता है कि स्टब एंड कैप्शन में रखना ही टेबुलेशन कहलाता है। तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा होती है, समांकों की व्यवस्था होती है। इसके पश्चात हम लोग यहाँ पर प्रेजेंटेशन का काम करते हैं। प्रस्तुतिकरण के लिए सांख्यिकी के जो भी डाटा हम लोगों ने यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइज किया था, उसको हम लोग प्रेजेंट करने के लिए 3 चीज़ों का आधार लेते हैं। इसमें से आपका स्टैटिकल टेबल होता है, या सांख्यिकी सारणी कहते हैं, या हम लोग उसको डायग्राम के वे में प्रदर्शित करते हैं, या तो हम लोग उसे ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपके 3 आधारों पर हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। अब ये चित्र क्या है, ये ग्राफ क्या है, स्टैटिकल टेबल क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पे आपको हम लोग डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, समय कम है। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों इसके पश्चात एनालिसिस का काम करते हैं, विश्लेषण का काम करते हैं। विश्लेषण में दोस्तों हम लोग उस डाटा को
एक सार निकालते हैं या एक क्रक्स निकालते हैं, या कह सकते हैं कि उसमें से या फूलों में से हम लोग यहाँ पे रस निकालते हैं जिससे हम लोग परफ्यूम बना सकें। यही काम है सिंपल सा विश्लेषण का, कि हम लोग जो भी डाटा यहाँ पे आपके प्रदर्शित किए गए हैं उसका हम लोग यहाँ पे विश्लेषण करें, तो उस विश्लेषण में कुछ सार निकल के सामने आता है। तो इसके लिए हम लोग सेंटर टेंडेंसी का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग आपका पोजिशनल सेंटर टेंडेंसी, आपका मैथमेटिकल स्टैंडर्ड आपका सेंटर टेंडेंसी, या आपका बिजनेस स्टैंडर्ड सेंटर टेंडेंसी के बारे में हम लोग समझे थे। तो इसमें हम लोग आपका यहाँ पे मीन मीडियन मोड वगैरह जो भी आप लोग ये समझते हैं, ये सब इसी के अंतर्गत शामिल होते हैं। फिर हम लोग उसका डिस्पर्सन करते हैं या अपकिरण करते हैं, या फिर उसका स्क्वीनेस करते हैं, कोरिलेशन बनाते हैं, इंडेक्स करते हैं, रिग्रेशन करते हैं। इस तरह बहुत सी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे विश्लेषण के रूप में, टूल्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो ये सारे जो भी टूल्स हैं वो सभी चीज़ों को हम लोग इसमें विश्लेषण के रूप में शामिल कर लेते हैं दोस्तों। तो ये विश्लेषण का काम दोस्तों एक तरीके से समझ लीजिए सबसे बड़ा काम विश्लेषण में ही होता है, और ये विश्लेषण का काम तभी सुगम होता है जब हम लोग प्रेजेंटेशन और यहाँ पे कलेक्शन सही से किए गए होते हैं। तो विश्लेषण के पश्चात हम लोग पुनः यहाँ पर केवल बचता है आपका इंटरप्रिटेशन का काम करता है, निर्वचन का काम किया जाता है, और तत्पश्चात हम लोग इस पर कुछ फॉरकास्टिंग या पूर्वानुमान लगाते हैं। तो ये दोस्तों कुछ मेथड्स हैं या फंक्शंस हैं स्टैटिक्स के। तो इस मेथड्स के या फंक्शंस को आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों, और इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं उसको आप लोग डिटेल में समझ लीजिए दोस्तों। अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पर लिमिटेशंस या सीमाएँ के बारे में, या स्टैटिक्स की क्या सीमाएँ हैं, तो इसमें कुछ यहाँ पे मुख्य बिंदु हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिए। इसमें सर्वप्रथम ये कहा है कि स्टैटिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमिना। तो दोस्तों ये आप लोग भी जानते हैं कि स्टैटिक्स कभी भी गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं करती है, केवल और केवल क्वांटिटेटिव या संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करती है। फिर है स्टैटिक्स डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल, मतलब दोस्तों स्टैटिक्स कभी व्यक्तिगत रूप का अध्ययन नहीं करती है, किसी एक व्यक्ति का अध्ययन नहीं करती, बल्कि व्यक्तियों के समूह का अध्ययन करती है। अगर हम लोग गांव की साक्षरता के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो हम सभी गांव के व्यक्तियों का हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे, या कुछ सैंपल के रूप में हम लोग डाटा करेंगे, पर एक व्यक्ति का कभी नहीं होगा, एक से अधिक ही व्यक्तियों का हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्टैटिक्स डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल। फिर है होमोजेनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन डाटा मस्ट, मतलब दोस्तों उसमें एक रूपता होनी चाहिए और समरूपता होनी चाहिए। मतलब दोस्तों अगर हम लोग साक्षरता के बारे में डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें अगर साक्षरता के बारे में जानकारी चाहिए तो हम लोग उस व्यक्ति के या गांव के व्यक्तियों के साक्षरता के बारे में ही डाटा कलेक्ट करेंगे, ना कि हम लोग उसके आय के बारे में, उसके इनकम के बारे में, या उसकी साक्षरता, उसकी भुखमरी, ये सब चीज़ों को बारे में नहीं करेंगे, बल्कि केवल और केवल हम लोग एक रूपता के रूप में, समान रूपता के रूप में केवल साक्षरता से संबंधित डाटा को ही कलेक्ट करेंगे। और यूनिफॉर्मिटी का मतलब दोस्तों क्या है कि अगर हम लोग किसी क्लास के बच्चों की लंबाई का औसत निकालना चाहते हैं तो हम लोग सभी बच्चों की लंबाई सेंटीमीटर में निकालें, या तो इंच में निकालें, या तो फिट में निकालें। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी का सेंटीमीटर निकालें, किसी का इंच निकाल रहे हैं। तो ये यूनिफॉर्मिटी का मतलब यहाँ पे होता है। एक रूपता और समरूपता दोनों ही स्टैटिक्स के लिए जरूरी होते हैं। फिर है दोस्तों स्टैटिकल लॉ आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज, मतलब दोस्तों कि जब तक ये औसत में अगर हम लोग चीज़ों को नहीं देखेंगे तब तक ये सत्य नहीं होगी। अगर हम लोग इसे कहें एक्यूरेसी है या पूर्ण एक्यूरेसी का रूप धारण कर सकती है स्टैटिक्स, तो कभी भी ये सत्य नहीं है। ये इसकी सबसे बड़ी सीमा है कि ये एवरेज में ही सत्य होती है, ये कभी भी इंडिविजुअल या आपका एक्यूरेसी के रूप में ये सत्य नहीं होती है। इसलिए ये कहा गया है कि स्टैटिकल लॉ आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। फिर है लेक ऑफ कंप्लीट एक्यूरेसी इन स्टैटिक्स, मतलब दोस्तों कि यहाँ पे आपकी कंप्लीट एक्यूरेसी नहीं होती है स्टैटिक्स में, इसमें कुछ ना कुछ कमियां विद्यमान होती हैं, ये भी आपकी स्टैटिक्स की सीमा होती है। फिर कह रहा है कि स्टैटिकल रिजल्ट में बी मिसलीडिंग इन क्वार्टर विदाउट कॉन्टेक्स्ट। ये दोस्तों समझ लीजिए कि अगर हम लोग जो भी डाटा से डिस्कस निकला है, अगर हम उसको संदर्भ के रूप में नहीं कुछ बताते हैं, संदर्भ में कुछ और चीज़ नहीं डिफाइन करते हैं अलग से, तो वो डाटा कुछ और ही ज्ञान प्रदर्शित कर सकता है। मतलब दोस्तों अगर हम लोग एग्जाम्पल के रूप में समझें, तो अगर हम लोग एक डाटा मिला है कि इस शहर के अपराध कम हो गए हैं या इस शहर में अपराध कम हो गए हैं, तो इसका दो तर्क निकलेगा अगर हम लोग यहाँ पे रेफरेंस ना निकालें।
तो यहाँ पे डबल मीनिंग निकल सकता है दोस्तों। एक ये हो सकता है कि सभी अपराधी जेल में हों, या हो सकता है कि सभी अपराधियों, यहाँ कह सकते हैं कि अब अपराध या अपराधी बचे ही नहीं हैं। तो ये दो डाटा आपके सामने निकल के आ सकता है। इसलिए कहा जाता है कि दोस्तों जो भी आपका निष्कर्ष निकले उसमें साथ रेफरेंस भी देना जरूरी होता है, तभी वो सही चीज़ों को समझ प्रदान करता है। फिर है दोस्तों स्टैटिस्टिकल मेथड नॉट द ओनली मेथड ऑफ द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम। तो ये भी दोस्तों कि ये कोई एक रामबाण उपाय नहीं है स्टैटिक्स कि सभी रामबाण की दवा स्टैटिक्स है। ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि स्टैटिक्स सभी चीज़ों का क्या है, एक ही माध्यम हो या एक ही मेथड हो। फिर है प्रॉपर यूज ऑफ स्टैटिक्स इज पॉसिबल ओनली थ्रू एक्सपर्ट। तो ये भी है दोस्तों कि अगर आप कह सकते हैं कि अलादीन का चिराग किसी को मिल जाए तो अगर मूर्ख को मिल जाएगा दोस्तों तो उसका गलत उपयोग होगा, और अगर सही को मिल जाएगा तो उसका सही उपयोग होगा। उसी तरह स्टैटिक्स अगर सही लोगों के हाथ में है, सही समझ वाले के हाथ में है, तो उसको सही तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, सही तरीके से उसका उपयोग होगा। अगर वो गलत हाथों में होगा या असमझ लोगों के हाथों में होगा तो उसका कुछ और ही तर्क निकल के कुछ और ही रिजल्ट्स सामने आ सकते हैं दोस्तों। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस है दोस्तों, इन लिमिटेशंस को आप लोग याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं दोस्तों। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें दोस्तों, आपके अंत में डिस्ट्रेस या स्टैटिक्स है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी के आधार पर हम यहाँ पे कुछ पॉइंट लिए हुए हैं दोस्तों। तो स्टैटिक्स को झूठ का तंतु कहा जाता है दोस्तों। साथ ही दोस्तों जो मार्क ट्वेन है उन्होंने झूठ को 3 प्रकार में परिभाषित किया था, झूठ, सफ़ेद झूठ और समांक। मतलब देयर आर 3 काइंड ऑफ लाई, डेमन लाइट और स्टैटिक्स। मतलब दोस्तों कि जो समांक है वो सबसे बड़ा झूठ होता है, ये मार्क ट्वेन ने बताया था। इसी तरह एक और कथन कहा था कि कुछ झूठ काले होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं, कुछ बहुरंगी होते हैं, लेकिन जो सांख्यिकी है दोस्तों वो झूठों का इंद्रधनुष है। तो ये कथन भी दोस्तों बहुत ही फेमस कथन है। तो ये इसीलिए इसमें अविश्वास है। अविश्वास के लिए यहाँ पे यही चीज़ है कि जो स्टैटिक्स है दोस्तों वो पूर्ण रूप से सत्य कभी नहीं होता है, वो झूठों का तंतु है या झूठों का इंद्रधनुष है। ये चीज़ अलग अलग विद्वानों ने समझाया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस बने हैं उसी के आधार पर हम यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं आपको दोस्तों। तो ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे इसके मिसयूज कैसे कैसे हो सकते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा के, तो ये आप लोग बाखूबी जानते हैं कि इन एम्प्रूवेड कंपेरिजन अगर हम लोग इसको सही तरीक़ों से संबंधित ना करें तो ये आपका मिसयूज हो सकता है। फिर डिफेक्टिव डाटा कलेक्शन, अगर हम लोग गलत तरीके से डाटा को कलेक्ट किए हैं तो भी ये आपका क्या होगा, स्टैटिस्टिकल डाटा का मिसयूज है। फिर बायसनेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अगर जो डाटा कलेक्ट कर रहा है वो किसी पूर्ण धारणाओं से ग्रसित है तो भी डाटा क्या होगा दोस्तों, उसका मिसयूज होगा। फिर इम्प्रॉपर सैम्पलिंग, अगर सैम्पलिंग इम्प्रॉपर है, मतलब सभी चीज़ों को, यूनिवर्स को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो भी वो क्या होगा, आपका स्टैटिस्टिकल डाटा मिसयूज होगा। फिर आपका मिसयूज ऑफ परसेंटेज, तो ये भी कहा जाता है कि दोस्तों कि अगर हम लोग किसी चीज़ को प्रतिशत में डिफाइन कर दें तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूर्ण रूप से सही चीज़ को डिफाइन कर रहा हो। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रतिशत का मतलब यही है दोस्तों कि हम लोग किसी चीज़ को अगर 100 भागों में बांटकर किसी चीज़ को समझा रहे हैं तो ये भी आपका मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा के अंतर्गत आता है। फिर आपका है मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि सभी स्टैटिस्टिकल मेथड का सही तरीके से उपयोग ही हो। फिर ये वन साइडेड आर्गुमेंट होता है दोस्तों, मतलब एक पक्षी तर्क के आधार पर ये डाटा को समझाता है। और साथ ही एरर्स ऑफ कैलकुलेशन एंड प्रिंटिंग, साथ ही कभी गलती हो जाती है, कुछ गलत छप जाता है, कुछ गलत कैलकुलेट हो जाता है, तो ये भी आपके कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा के मिसयूज होते हैं, या कह सकते हैं इनके आधार पर यहाँ पे कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। तो ये मुख्य रूप से कुछ गलतियाँ हैं जिसके आधार पर कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, जिससे स्टैटिस्टिक्स सही रूप से अपनी चीज़ों को डिफाइन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये कुछ चीज़ें थे। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ अब अंत में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे हमने आपको बताया था, तो इसी आधार पर हम लोग जो भी चीज़ें आज समझे हैं उसी के आधार पर हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कॉमन है जिसको आप लोग याद कर लीजिए। जैसे देखिए पहला ही क्वेश्चन है कि द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज, सांख्यिकी के जन्मदाता कहलाते हैं कौन, मार्शल, गॉटफ्रीड एंकेनवाल, गाल्टन या बाउले। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग पॉज करके भी बता सकते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करा रहे हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका है गॉटफ्रीड एंकेनवाल, इसका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन अगर देखें दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन है कि हु इज़ द इंडियन फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स,
कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि सांख्यिकी के भारतीय पिता या भारतीय सांख्यिकी के पिता कौन कहलाते हैं। तो पहला ऑप्शन है समेंद्र नाथ रॉय, फिर रघुराज बहादुर, फिर पीसी महालनोबिस या सुदीप्त बनर्जी। तो इसमें राइट आंसर दोस्तों आप लोग बताइए कौन है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है पीसी महालनोबिस भारतीय सांख्यिकी के पिता कहलाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखें दोस्तों, तो स्टैटिक्स इज एक्सप्रेड इज जर्मन लैंग्वेज। तो दोस्तों यहाँ पे स्टैटिक्स को अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से समझाया गया है दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोगों यहाँ पे याद कर लीजिए। यहाँ पे 4 चीज़ें, पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे लीजिए कि सांख्यिकी को जर्मन भाषा में कहते हैं। तो जर्मन में दोस्तों स्टैटिक्स को स्टैटिस्टिक कहते हैं। इसका राइट आंसर सी है। ये आपका जर्मन में स्टैटिक्स को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। वहीं स्टेटस इटालियन में कहते हैं, और आपका स्टैटिस्टा को यहाँ पे आपका स्टैटिस्टा इटालियन में कहते हैं, स्टेटस लैटिन में कहते हैं, और स्टैटिक्यू को यहाँ पे फ्रेंच भाषा में या फ्रेंच में इसको डिफाइन करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। स्टेटस माने लैटिन, स्टैटिस्टा माने इटालियन, और स्टैटिक्स जैसे जर्मन, और स्टैटिक्यू माने यहाँ पे आपका फ्रेंच है। तो ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें दोस्तों, तो द वर्ल्ड स्टैटिक्स इम्पाइल सांख्यिकी शब्द का अर्थ है डाटा एंड स्टैटिकल मेथड बोथ, ओनली डाटा, ओनली स्टैटिकल मेथड, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको अभी बताया भी था कि डाटा को या स्टैटिक्स को 2 आधारों पे समझाया गया है, प्लूरल और सिंगुलर। तो प्लूरल में डाटा या स्टैटिक्स को डाटा कहते हैं, और सिंगुलर में स्टैटिकल मेथड कहते हैं। तो ये दोनों आधार पर दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर इसका डाटा एंड स्टैटिकल मेथड बोथ है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें दोस्तों, तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि निम्न में से क्या समांकों के प्रदर्शन से संबंधित नहीं है। समांकों का संपादन, सांख्यिकी सारणी, चित्र या बिंदु रेख। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर है समांकों का संपादन या एडिटिंग ऑफ डाटा। तो दोस्तों एडिटिंग ऑफ डाटा के पश्चात हम लोग प्रेजेंटेशन का काम करते हैं। तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन में आता है डाटा के एडिटिंग ऑफ डाटा, और ये आपके प्रेजेंटेशन में तीनों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें दोस्तों, तो स्टैटिक इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट एंड प्रोबेबिलिटीज। ये कथन दिया गया है। देखिए दोस्तों कथन के आधार पर क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। ये कथन किसका है दोस्तों? तो आप लोग सारे जितने भी हमने राइटर्स आपको आगे बताए हैं उन सभी के कथनों को आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों। आपके पास जो भी बुक है उनको कथनों को आप लोग याद कर लीजिए, उससे क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों, या पूछे जाते भी हैं दोस्तों। तो यहाँ पे पहला है कॉन्स्टेंट काउडेन, बॉडीगटन, बाउले, सेलिग्मैन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है बॉडीगटन। बी ने सांख्यिकी को अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें दोस्तों, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स, यानी कि इसमें से कौन सा कथन सांख्यिकी की सीमा नहीं है। तो पहला है दोस्तों स्टैटिक्स डज स्टडी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फिनोमिना, स्टैटिक्स डज स्टडी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, स्टैटिकल लॉ आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज, या प्रॉपर यूज ऑफ स्टैटिक्स इज पॉसिबल ओनली थ्रू एक्सपर्ट्स। तो इसमें से दोस्तों राइट आंसर आप लोग चुनिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के तब इसका सही आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए है कि स्टैटिक डज नॉट स्टडी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फिनोमिना, क्योंकि दोस्तों स्टैटिक्स केवल आपका क्वांटिटेटिव फिनोमिना का ही अध्ययन करता है। ये इसकी एक सीमा होती है, पर क्वालिटेटिव को अध्ययन नहीं करता है। फिर ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो हाउ द टर्म स्टैटिक्स कॉल्ड इन टर्म ऑफ लाइट, यानी कि निम्न में से कौन सा कथन सांख्यिकी की, यहाँ पे सॉरी दोस्तों हिंदी में ये नहीं है, कि हाउ द टर्म स्टैटिक्स कॉल्ड इन टर्म ऑफ लाइफ, यानी कि स्टैटिक्स को किस तरीके का झूठ कहा गया है। तो सफ़ेद झूठ, काला झूठ, बहुरंगी झूठ या इंद्रधनुष झूठ। तो जैसे हमने दोस्तों बताया कि सांख्यिकी बहुरंगी झूठ ना होकर इंद्रधनुष झूठ है, रेनबो ऑफ लाई है। कहीं कहीं आपको क्वेश्चंस में बहुरंगी झूठ मिलेगा दोस्तों। तो अगर इंद्रधनुष नहीं होगा तो आप बहुरंगी लगाइएगा, अगर इंद्रधनुष है तो केवल इंद्रधनुष ही लगाइएगा। तो ये आपको यहाँ पे समझ लीजिएगा दोस्तों। तो रेनबो ऑफ लाई स्टैटिक्स को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सिंगुलर ऑफ डाटा, यानी कि डाटा का एक वचन
क्या होता है। जैसे हमने दोस्तों शुरू में बताया कि डाटा एक बहुवचन शब्द है, प्लूरल शब्द है, और एक वचन में हम लोग स्टैटिस को आपका स्टैटिकल मेथड के रूप में समझते हैं। तो यहाँ पे आपको डाटा का सिंगुलर बताना है या एक वचन बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है डेटम, दूसरा है स्टैटिकल फैक्ट, तीसरा आपका सेट है, और आपका डी है डेट। तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों इसका है डेप्टम, या डेटम भी कहा जाता है दोस्तों। तो सिंगुलर ऑफ डाटा या डाटा को एक वचन में डेटम के रूप से भी समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज हम लोग देखते हैं स्टैटिस का। स्टैटिस कैन, सांख्यिकी कर सकती है, प्रूव एनीथिंग, डिसप्रूव एनीथिंग, नाइदर प्रूव और डिसप्रूव एनीथिंग, इट जस्ट अ टूल, फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग को पता होगा कि सांख्यिकी कुछ भी सिद्ध कर सकती है, ये जरूरी नहीं है, कुछ भी नहीं सिद्ध कर सकती, ये भी जरूरी नहीं है, बल्कि ना सिद्ध करती है और ना ही यह असत्य सिद्ध करती है। यह एकमात्र औजार है जो केवल एक सहारा देती है, जो हमारे एक्सपर्ट द्वारा इसको सही चीज़ों में डिफाइन करने का मदद देती है। तो ये दोस्तों यहाँ पे हम लोग आज आपके, ये आपका राइट आंसर सी है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आज हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पे आपके यूनिट 1 को देख लिया दोस्तों। तो इस तरीके दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसी तरह आपके अलग अलग यूनिट्स लाते रहेंगे दोस्तों। ये केवल रिवीजन बैच है दोस्तों, जिससे आपको मदद मिल सके एग्जाम में, भावी एग्जाम में, जो भी आपके एग्जाम में स्टैटिक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए होम यूनिवर्सिटी चैनल। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।